हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, यानी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड हमारी बॉडी के अंदर कितने फ्लूइड्स के कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। ये जो हम फ्लूइड बोल रहे हैं, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, इसका कंपोजिशन क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। देन उसके बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए। क्लियर। सो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड रेफर्स टू बॉडीज वाटर कंटेंट एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व विद इन इट प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस एंड सपोर्टिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस। ठीक है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, कितना वाटर है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इस वाटर में, ठीक है, इस फ्लूइड में मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल सॉल्ट्स। तो इस फ्लूइड में, इस वाटर में मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम टेक्निकली इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये मिनरल्स आपके वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे ही आपके मिनरल्स क्या होंगे, वाटर में डिज़ोल्व होंगे। मिनरल्स यानी कि आपका सोडियम हो गया, ठीक है, आपका पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक। तो जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जैसे ही ये आपके पानी में डिज़ोल्व होते हैं, आपके फ्लूइड में डिज़ोल्व होते हैं, तो ये आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। आयंस बोले तो कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज के कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। देन इसके अलावा आपका क्लोराइड, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज के होते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, ये क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब है कि फ्लूइड क्या है, आपके शरीर में जितना पानी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं हम? जैसे ही मिनरल्स आपके पानी में डिज़ोल्व होते हैं, आपके जो मिनरल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पानी में डिज़ोल्व होते हैं, फ्लूइड में डिज़ोल्व होते हैं, तो ये आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। कुछ नेगेटिव चार्ज के हो जाते हैं, लाइक एज अवर फॉस्फेट, लाइक एज क्लोराइड, एंड कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में सेपरेट हो जाते हैं, लाइक एज मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक। और इन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। अब देखो, होम्योस्टेसिस वर्ड क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस और स्टेबल रहता है। मैंने क्या बोला कि होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बैलेंस और स्टेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक। थोड़ा अगर और इजी लैंग्वेज में बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आपके फ्लूइड जो है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होती हैं, जैसे आपका ECF, ICF, ठीक है, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके बॉडी में आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि हर फ्लूइड कंपार्टमेंट का, जैसे ECF है या ICF की अगर बात की जाए, तो ECF और ICF में क्या होगा, अपने अपने कंपार्टमेंट में जो इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उसकी अपनी अपनी एक वैल्यू होगी। ठीक है। अब वैल्यू का मतलब ये है कि ECF में भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा और ICF में भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। तो
उनकी अपनी एक नॉर्मल रेंज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की अपनी एक नॉर्मल रेंज होती है, तो वो क्या होने चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं के बैलेंस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्लियर? तो होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस और स्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज़्म प्रेजेंट होते हैं लाइक एस। ठीक है, मैकेनिज़्म जैसे फर्स्ट होता है आपका ADH। व्हाट इज़ ADH? तो ADH क्या है? ADH स्टैंड फॉर एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम ADH बोलते हैं, इसको हम दूसरे नाम से वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। अब ये ADH क्या करता है, आपकी जो किडनी है, किडनी का DCT में जाके एक्ट करता है। ठीक है, DCT क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो ADH है ये क्या करेगा, आपके DCT में जाके एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करेगा, DCT में जाके वहाँ पे आपके सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसकी? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब अगर सोडियम रिटेन होगा बॉडी में तो फ्लूइड भी यानी कि वाटर भी रिटेन होगा बॉडी में। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके फ्लूइड का ये बैलेंस करता है। ठीक, आपके होम्योस्टैसिस को ये मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक रास। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म रास। रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। ठीक है, तो रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा कि आपका सबसे पहले जैसे ही आपका BP फॉल होता है या फिर तो उसमें क्या होता है, आपकी किडनी जो होती है वो रेनिन सिक्रेट करती है। रेनिन क्या करती है? रेनिन आपका एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होता है तो ये एंजियोटेंसिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एक्टिवेट करता है। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड को। अब जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन सेकंड एक्टिवेट होगा ये आपके एक्टिवेट करेगा किसको? एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। ठीक है, ये क्या करेगा? आपके एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही आपका एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी में क्या होता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसीलिए हम इसको रास सिस्टम बोलते हैं, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक, जिसमें आपका एंजियोटेंसिन जो है वो एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट एक्टिवेट करेगा सेकंड को। ठीक, देन जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो एक्टिवेट करेगा आपके एल्डोस्टेरोन सिस्टम को और आपकी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी होम्योस्टैसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद और किस तरीके से हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन हो सकता है, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करूं तो आपके बॉडी में कुछ प्रोसेस भी होती हैं। ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो अगर आपका होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है, ठीक है, अगर आपका होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है तो आप क्या है, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड का जो लेवल है अगर वो कम या ज़्यादा होता है तो इससे क्या होती हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक एज ओवर डिहाइड्रेशन की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, बैलेंस बना रहना चाहिए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ये कहना चाहते हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन की अगर बात की जाए तो एक अडल्ट ह्यूमन में उसके बॉडी वेट का 60% फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है, उसके बाद हमने ये बोला अडल्ट ह्यूमन के बारे में कि उसके बॉडी वेट का 60% फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में। ओके, तो अगर हम जेनेटिक की बात करें, ठीक है,
अगर हम किसकी बात करें, जीरियाट्रिक की, जीरियाट्रिक यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर हम जीरियाट्रिक की बात करें तो जीरियाट्रिक में 50 से 55% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी वेट का 50 से 55% क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें, यानी कि बच्चों की बात करें, पीडियाट्रिक की बात करें, तो पीडियाट्रिक में क्या होता है, आपका 75 से 80% जो होगा वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। 75 से 80% बच्चे की बॉडी वेट का फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्लियर। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन के जितना बॉडी वेट होगा उसका 60% उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है, एडल्ट ह्यूमन है, उसका वेट क्या है, 70 kg है, ठीक है, उसका वेट क्या है, 70 kg है, 70 kg है। हमने बोला कि उसकी बॉडी वेट का 60% क्या होगा, उसके शरीर में पानी प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपका निकल के आ जाएगा 42 लीटर। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेट 70 किलो है तो उसकी बॉडी में कितना पानी प्रेजेंट होगा, 42 लीटर पानी प्रेजेंट होगा, ठीक है, 42 लीटर क्या होगा, उसकी बॉडी में पानी प्रेजेंट होगा। इसी के हिसाब से आपका बॉडी का वेट जितना होता है उसका 60% आपकी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, रेस्ट जो है वो आपकी बॉडी में मास प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो था सिर्फ अभी फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारे बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट के बारे में। ओके, ये जो हमने बोला है कि हमारे बॉडी में 42 लीटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये कैसे कैसे प्रेजेंट होता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। देखो कंपार्टमेंट में क्या होता है, हमने अभी तक बोला कि हमारी बॉडी में क्या है, 42 लीटर पानी प्रेजेंट है। यही अभी तक बात चल रही थी, यही तो बात चल रही थी या कुछ और बात चल रही थी? यही तो बात चल रही थी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 42 लीटर पानी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बॉडी का वेट जो है वो क्या है, 70 किलो है, तो उसके हिसाब से 60% हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि 42 लीटर पानी प्रेजेंट होगा। कोई डाउट नहीं? ओके। उसके बाद ये जो पानी है, ये जो 42 लीटर आपके बॉडी में पानी प्रेजेंट है, ये जो फ्लूइड है ये भी क्या होता है, डिवाइडेड होता है। कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में आपके फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड देखो नाम से है, इंट्रा वर्ड यानी कि इनसाइड, है ना, इनसाइड, और सेल्युलर वर्ड जो होता है इट मीन्स सेल, यानी कि आपके सेल के अंदर अगर पानी प्रेजेंट है, आपके सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, है ना, एक्स्ट्रा मतलब जो ज़्यादा है, जो बाहर है, और सेल्युलर वर्ड डिनोट करता है आपके सेल्स को, ठीक है। तो आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि आपके सेल के बाहर जितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि आपके सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी सेल है, इसके अंदर जितना फ्लूइड ये प्रेजेंट होगा इसको आप बोलोगे इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी कि आपके सेल के अंदर जितना फ्लूइड प्रेजेंट है उसको आप बोलोगे इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो कि 28 लीटर प्रेजेंट होता है। कितने का? 42 लीटर का 28 लीटर तो आपके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ही पानी प्रेजेंट होता है। ओके। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या है, इस सेल के बाहर जितना पानी होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो कितना प्रेजेंट होता है, 14 लीटर प्रेजेंट होगा आपके 42 लीटर का। समझ गए? उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वो भी सब डिवाइडेड होता है, उसमें भी आपके फर्दर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, आपके दो सेल के बीच में अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कितना प्रेजेंट होता है, ये आपका 10 लीटर प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि इसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्टिकुलर फ्लूइड, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या होता है, यानी कि वो फ्लूइड जो आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, आपकी चाहे वेन्स हो चाहे आपकी आर्टरी हो, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंट्रा
वेसिकुलर फ्लूइड। अब आपके ब्लड में क्या है, प्लाज्मा होता है, तो वो कितना प्रेजेंट होता है, 3 लीटर प्रेजेंट होता है आपका 42 लीटर का। द लास्ट है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, आपकी जितने भी बॉडी कैविटीज़ हैं, ठीक है, आपके क्या है बॉडी की जितनी कैविटीज़ हैं, चाहे वो क्रेनियल कैविटी हो, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे वो प्लूरल कैविटी हो, चाहे वो साइनोवियल हो, तो वहाँ पे जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता वो आपका आएगा ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में। अगर एग्जांपल दूँ आपका CSF, ओके, CSF क्या है, आपका एक ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है। आपकी प्लूरल कैविटी में जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है। ओके, आपकी पेरिकार्डियल कैविटी में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है। साइनोवियल में आपका साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या है, आपका ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है, जो कितना प्रेजेंट होता है, 1 लीटर प्रेजेंट होता है, किसका, 42 लीटर का। तो इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी फ्लूइड के 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इंटरसेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्लियर है इतनी चीज़ें। ये जो अभी हम बात कर रहे थे 42 लीटर का, तो ये जो 42 लीटर है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है आपका। ओके, नेक्स्ट इसी को ही हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले हमने बोला इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मैंने पहले भी बोला इंट्रा वर्ड डिनोट करेगा इनसाइड को। इंट्रा मतलब होता है अंदर, इनसाइड, तो जो, और सेल्युलर मतलब होता है सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड आपका सब डिवाइडेड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्पेस सराउंडिंग सेल्स, यानी कि वही चीज़ है कि द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो क्या है 2 सेल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी कि आपके ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, चाहे वो वेन हो चाहे वो आर्टरी हो, उसको उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। देन ट्रांससेल्युलर फ्लूइड क्या है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड यानी कि आपकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जैसे CSF हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, और आपका प्लूरल फ्लूइड हो गया, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में। ओके, नेक्स्ट देखो ये है, इसे आपको जल्दी अच्छे से समझ आएगा। ये तो नहीं, ये दिक्कत बहुत करता है। ओके, तो देखो ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है। अब देखो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, सबको पता है कि सेल है, सेल का स्ट्रक्चर सबको पता है कि सेल के अंदर क्या होती है, साइटोप्लाज्म होती है, साइटोसोल्स होते हैं। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो वो लिक्विड पार्ट है, वही होता है आपका क्या, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, उसी को हम बोलते हैं, और कुछ नहीं है। सेल के अंदर आपका कोई अलग से पानी नहीं भर के आएगा, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, वाटर कंटेंट जो होता है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो ये जो सेल के अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, ये तो आपका हो गया इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ICF, ठीक, ओके। और सेल के बाहर जो आपको जितना ये पानी नज़र आ रहा है, ठीक है, जो फ्लूइड नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, राइट। देन उसके बाद हमने बोला कि हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड भी जो है वो डिवाइडेड है। पहले हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, ये आपके सेल्स हैं, इन सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके। उसके बाद इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या होता है, आपका प्लाज्मा, जो आपकी ये आपकी ब्लड वेसल है, चाहे वेन है चाहे आर्टरी है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा जो फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। नेक्स्ट लास्ट हमारा था ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, यानी कि हमारी जो बॉडी कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। कोई डाउट? ओके, तो फिर नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। यानी कि अभी तक हम बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड की इलेक्ट्स में हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये बॉडी फ्लूइड किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है,
उसके बारे में। तो बॉडी फ्लूइड इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना हुआ है। मैंने अभी भी बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम टेक्निकली इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में घुलते हैं, पानी में डिज़ोल्व होते हैं, तो ये आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हो जाते हैं। इन्हीं को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो अब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अगर हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें। देखो वाटर तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, जो पानी है वो तो प्रेजेंट है ही। अगर हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोडियम। अब देखो हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स की अपनी एक नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू होती है। ओके, वो क्या है, उस जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपका सोडियम है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हमारी बॉडी में इसी लेवल पे ही रहेगा। अगर 136 से कम होता है तब भी दिक्कत है, 145 से ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर अपने नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये अप डाउन हुए तो ये क्या है, प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन पोटेशियम, पोटेशियम क्या है आपका एक कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन उसके बाद आपका क्लोराइड आता है। क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन उसके बाद आपका बाइकार्बोनेट आता है। बाइकार्बोनेट की आपकी वैल्यू जो होती है वो होती है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आर्टरी में, और वेन में होती है 24 से 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपकी कैल्शियम की। कैल्शियम आपका इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 8.4 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल कैल्शियम की। अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 4.5 से 5.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होगी आपकी 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फेट क्या आपका नेगेटिव चार्ज वाला है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 2.7 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद आपके कुछ आर्टेरियल ब्लड गैसेस भी होती हैं, जैसे आपका पीएच, ठीक है, आपके ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45। उसके बाद है PaCO2। PaCO2 क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका होता है आपका 35 से 45 mmHg आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है। PaO2 यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 80 से 100 mmHg इसका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कितनी होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है आपकी 95 से 100% जो होती है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये क्या है आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपकी कंपोजिशंस हैं जो आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बनाती हैं। ये अपनी नॉर्मल रेंज में ही रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ती या घटती हैं तो ये पेशेंट में ये पर्सन में प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। क्लियर? एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको जब आप ABG पढ़ोगे, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस पढ़ोगे, तो उस टाइम पे आपको एक तो आपके एट्रियल ब्लड गैस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एक आपको बाइकार्बोनेट का पता होना चाहिए। ओके, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका एसिड बेस बैलेंस में भी और आपका ABG में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ओके, इन्हीं के बिहाफ पे आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला है, पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस वाला है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे आप चीज़ें डिसाइड करते हो, या फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, तो आप इन्हीं की चीज़ों पे आप डिसाइड करते हो। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनकी नॉर्मल वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स।
देखो मैंने अभी भी बताया था आपको कि हमारी बॉडी में वाटर यानी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। समझ गए। ईसीएफ और आईसीएफ 2 कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों कंपार्टमेंट में फ्लूइड का अपना एक नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आपका होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाएगा। होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस होगा तो आपकी बॉडी जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शन में काम नहीं कर पाएगी। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मूव थ्रू आउट द बॉडी टू मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड सेल फंक्शन। अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट जो है बॉडी में वो होते रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन कर पाएगी, उसमें जो फ्लूइड का बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा। ओके, आपका होम्योस्टेसिस प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली अगर जब हम बात करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट की, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स आपका मूवमेंट कैसे होता है, इसको 3 प्रोसेस में होता है ये। ठीक है, 3 प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मूव करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस में। सबसे पहले आपका आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है आप सभी को पता होगा। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सेलेक्टिव चीज़ों को ही उस मेम्ब्रेन से आर पार जाने देती है। क्लियर। तो देखो सॉल्वेंट क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, है ना, ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि सॉल्यूट क्या होता है। एक तो ना इसमें लिखा भी नहीं जाता अच्छे तरीके से, स्पेसी कम है, चलो कोई नहीं। देखो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट, है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपका बनता है सॉल्यूशन। ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही होता है या कुछ और होता है? अरे यही होता है। ओके, तो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी कि जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो वो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, बेसिकली सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है बस। अब देखो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें चीज़ें घोली जाती हैं, जिसमें चीज़ें डिज़ोल्व की जाती है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट, जो चीज़ सॉल्वेंट में घोली जा रही है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका एक ठोस पार्टिकल्स हो गए, है ना। और सॉल्वेंट क्या है, अरे यार इजी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर थोड़ा और हिंदी में बोलूँ तो सॉल्यूट क्या होते हैं आपके विलेय। हिंदी भी नहीं लिखी जा रही, एक मिनट। हाँ ठीक है, सॉल्यूट होते हैं आपके विलेय और सॉल्वेंट होते हैं आपके विलायक। ठीक है, सॉल्यूट क्या होते हैं, विलेय, और सॉल्वेंट होते हैं विलायक। विलेय क्या होते हैं, विलेय यानी कि जो चीज़ हम घोलते हैं उसको हम बोलते हैं विलेय। विलायक क्या होता है, जिसमें चीज़ें घोली जा रही है उसको हम बोलेंगे विलायक। फॉर एग्जाम्पल से बताऊं तो वाटर एंड शुगर, पानी और चीनी। ठीक है, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया, उसमें चीज़ें घोली जाएंगी। शुगर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया, जो उसमें सॉल्वेंट में घुलेगा। अब जब दोनों चीज़ें घुलती हैं, जब पानी और चीनी मिलता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम बोलते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर, ये टर्म्स क्लियर है आपकी। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, बेसिकली आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, आपका जो पानी है, वाटर है, उसका मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया, इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफ्यूज़न। अब देखो ऑस्मोसिस तो हो गया, चलो अब हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। अब डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है एंड डिफ्यूज़न में हमेशा सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में बैठा लेना कि ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और डिफ्यूज़न में हमेशा सॉल्यूट का मूवमेंट होगा। तो डिफ्यूज़न क्या है, जिसमें सॉल्यूट का मूवमेंट होता है
हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्लियर। ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हाई से लो में, और डिफ्यूज़न में क्या है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हाई से लो कंसंट्रेशन एरिया में। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। देन उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी हमारी प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ्लूइड मूव इनटू एंड आउट ऑफ कैपिलरीज बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आपकी क्या होती है, जो आपकी कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज क्या होती हैं, अरे कैपिलरीज क्या होती हैं, जो आपकी आर्टरी और वेन होती हैं वो आपकी आर्ट्रियोल में टूटता है, और जो वेन होती, हाँ यही तो होता है। आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी ब्रेक होती हैं आपकी कैपिलरीज में, आपकी आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। जो एंड कैपिलरीज जो होती हैं उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो एंड पार्ट होता है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। वैसे ही आपका वेन होती है, आपकी वेन जो होती है आपकी वेन्यूल्स में टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से भी क्या होता है, आपका फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट होता है थ्रू दी फिल्ट्रेशन। अब वहाँ से कैसे मूवमेंट होगा, यहाँ पे आपका कुछ प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फ्लूइड का मूवमेंट कराने में। जैसे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक मिनट, हाँ, जैसे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है आपका नेट प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ प्रेशर्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या होते हैं, हमारी कैपिलरीज में कैसे फिल्ट्रेशन होता है, हमारी कैपिलरीज में क्या होता है, प्रेशर लगता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, नेट प्रेशर हो गया। देखो आपका ब्लड है, ब्लड क्या है, जिस पेशेंट का जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है, फोर्स के साथ फ्लो करता है। तो वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी कैपिलरीज में, जिससे क्या होते हैं, और साथ साथ में वहाँ पे क्या लगता है, आपका नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स और आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आपकी कैपिलरीज से क्या होगा, फ्लूइड का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है चीज़ें। अरे देखो, थोड़ा मैं आपको बताऊँ, थोड़ा और इजी वे में समझोगे तो आप अपनी किडनी की ओर चले जाओ। आपकी किडनी होती है, किडनी में क्या होती है, आपकी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन्स में क्या आती है, आपकी बूमन कैप्सूल होती है। बूमन कैप्सूल में आपका ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या होती है, आपकी जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, उसकी एफरेंट आर्ट्रियोल है वही तो आगे जा कर के डिवाइड होकर के आपकी ग्लोमेरुलस बनाता है। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, आपकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेट प्रेशर ही तो लगता है, जिसकी वजह से आपका फिल्ट्रेशन हो पाता है ना। तो वही चीज़ होती है आपके ब्लड कैपिलरीज में भी। आपकी कैपिलरीज में भी क्या होगा, फोर्स लगेगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, आपका नेट प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होंगी, चीज़ें फिल्टर आउट होंगी। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर चीज़ों का मूवमेंट नहीं होगा, आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट नहीं होगा, ईसीएफ से आईसीएफ में, आईसीएफ से ईसीएफ में, या फिर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में और आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, तो आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रह पाएगा, है ना। अब होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका बॉडी जो है अपने प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, ओके। फ्लूइड कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है पीडियाट्रिक में, जीडियाट्रिक में, एडल्ट में। देन हमने बात करी थी होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है होम्योस्टेसिस का, ओके। उसके बाद हमने बात करा बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स के बारे में। देन कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट कैसे होता है, जिसमें जो हमने 3 प्रोसेस से पढ़ा था, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। हमने बोला कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में हमेशा सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेट प्रेशर की वजह से क्या होती है, कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन चीज़ें हो पाती हैं। ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।